आपका अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू की गई। बहुत गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, 3 स्टार क्वेश्चन देने लायक है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से शुरू की गई। ऑप्शन है 1950 से, 1955 से, 1954 से या 1960 से। तो उत्तर प्रदेश में जो आपकी चकबंदी योजना शुरू की गई थी, कब की गई थी, सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब भी बताइएगा। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आपका 1954 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक सभी क्वेश्चनों का जवाब सही बताया है, या आपका जो विकल्प, जिस विकल्प को आप जज करना चाह रहे थे वह विकल्प सही जज कर रहे थे, तो अभी तक आपका जो लेवल चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपको कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपने यहाँ रिवीजन पर ध्यान अधिक से अधिक दीजिएगा। अगर आपसे अभी तक एक भी क्वेश्चन मिस हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा अभी पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब आप पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे सीधे तौर पर पूछा गया है कि कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ था। जो कांग्रेस का आपका सेकंड विभाजन हुआ था वह आपका कब हुआ था। ऑप्शन है मुंबई 1918 में, दिल्ली 1918 में, नागपुर 1920 या कोलकाता 1917 में। तो आपका जो कांग्रेस का जो प्रथम तो हो गया था 1907 में, और द्वितीय जो आपका विभाजन हुआ था वह कब हुआ था। तो इनमें से आप दो विकल्प को तो काट सकते हो कि नागपुर 1920 और कोलकाता 2017। तो इनमें से आपको चुनना होगा कि 1918 में तो आपका क्या हुआ था आपका कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था, और वह कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, वह आपका मुंबई में हुआ था। तो जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में क्वेश्चन पूछ लिया है कि ओम का नियम क्या क्या परिभाषित करता है। ऑप्शन है केवल धारा पर डिपेंड होता है, केवल वोल्ट पर डिपेंड होता है, धारा और वोल्ट दोनों पर डिपेंड होता है, या प्रतिरोध पर होता है। तो ओम का नियम, बात करते हैं ओम के नियम की। तो ओम का नियम क्या होता है आपका, आर बराबर बी अपॉन आई। क्या, आर बराबर बी अपॉन आई, जहाँ यहाँ पर आपका वोल्ट है और ये आपकी धारा है, ये आपका प्रतिरोध है। तो जो ओम का नियम होता है वह किस पर डिपेंड करता है। तो आर का मान किस पर डिपेंड करता है, तो किस पर करता है, वोल्ट और धारा, मतलब वोल्ट और धारा पर डिपेंड करता है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, तो धारा और वोल्ट इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को हम अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि किसी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए यदि उसकी वोल्ट, यदि उसके जो विभवांतर है वह आपका 20 वोल्ट है और उसकी धारा आपकी 5 एम्पियर है। उसकी धारा कितनी है, 5 एम्पियर है। तो आप इसको कैसे परिभाषित करते हो, तो आर का मान आपसे पूछा है, वोल्ट कितने दिए हैं आपके 20 दिए हैं, और आपका धारा कितने दी है, तो 5 एम्पियर दी है। तो 5 चौक 20, तो 20 क्या हो जाएगा, 20 ओम आपका क्या हो जाएगा, इसका 4 ओम इसका आपका प्रतिरोध आ जाता है। तो इस विकल्प के माध्यम से मैं मानता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ ही गए होंगे कि जो ओम का नियम होता है वह धारा और वोल्ट पर आपका निर्भर करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है। ऑप्शन है सोनभद्र, मिर्जापुर, महोबा या ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश, जो आपका उत्तर प्रदेश है उसका सबसे दक्षिणतम जिला आपसे पूछा गया है कौन सा है। बात करते हैं सबसे पूर्वी जिले की, तो सबसे पूर्वी जिला हो जाता है आपका बलिया। सबसे पूर्व में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, बलिया है। बात करते हैं उत्तर में, तो उत्तर में कौन सा हो जाएगा, उत्तर में हो जाता है आपका सहारनपुर। क्या हो जाएगा, सहारनपुर। और पश्चिम में कौन सा हो जाता है, तो पश्चिम में हो जाता है आपका शामली। क्या, पश्चिम में हो जाता है आपका शामली। और दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण में आपका सोनभद्र हो जाता है। कौन सा, सोनभद्र आपका दक्षिण में हो जाता है। तो अभी तो आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का दक्षिण में कौन सा जिला है। आपसे पूर्व वाला जिला भी पूछा जा सकता है, उत्तर वाला जिला भी पूछा जा सकता है, और पश्चिम वाला जिला भी पूछा जा सकता है। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, कौन सा जिला है, बताएं जल्दी से जल्दी। अब तो मैंने इन क्वेश्चन के बारे में बता दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे जो
आपका सबसे जो दक्षिण में जिला है वह सोनभद्र है। तो सोनभद्र आपको कौन से विकल्प में दिया गया है? विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सोनभद्र कौन से विकल्प में आपको दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बीपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से। तो अजंता चित्रकारी कौन से धर्म से संबंधित है? तो अजंता जो चित्रकारी है वह आपकी कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे हैं वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित आपकी जो है अजंता चित्रकारी है। बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा थी। तो बौद्ध बौद्ध जो धर्म था उसमें कौन सी भाषा का प्रचलन ज़्यादा हुआ था? तो उसमें आपका पाली भाषा का प्रचलन बहुत ही अधिक हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म से कौन सी भाषा संबंधित है, तो पाली भाषा आपकी वहाँ से संबंधित हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? एसएससी सीएचएसएल 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो चार विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। इन क्वेश्चन पर आप सोचिएगा, समझिएगा, जज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। माही नदी है, ताप्ती नदी है, गंगा नदी है, गोदावरी नदी है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो आपका डेल्टा नहीं बनाती है? तो इस क्वेश्चन को सोचने के लिए कुछ टाइम आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। इस क्वेश्चन का जवाब आप बता सकते हो। तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो जो बच्चे विकल्प बी यानी ताप्ती नदी को चुना है वह बिल्कुल सही जवाब होगा। ताप्ती नदी आपका डेल्टा नहीं बनाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब। जो आपका हड़प्पा में स्थल है रोपड़ और कहाँ पर है? पंजाब में। एक क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से पूछ गया कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है रोपड़। रोपड़ जो हड़प्पा कालीन स्थल है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो वह भारत के कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में है। किस नदी के किनारे स्थित है? एसएससी में पूछ लिया गया है 2014 में। चेनाब नदी के, सतलज नदी के, सिंधु नदी के या रावी नदी के। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है रोपड़ किस नदी के किनारे है। तो आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हो पंजाब। पंजाब आपका कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? पंजाब आपका कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सतलज नदी के किनारे बसा है। कौन सी? सतलज नदी के किनारे कौन बसा है? पंजाब बसा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रोपड़, तो रोपड़ भी कौन से किनारे के हो जाएगा? तो सतलज नदी के किनारे भी आपका रोपड़ हो जाता है। तो विकल्प बी को, और जो बच्चे सतलज नदी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो सतलज नदी आपके सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है रामगंगा नदी पर, भागीरथी नदी पर, बेतवा नदी पर या घाघर नदी पर। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना पूछी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। आप इस क्वेश्चन को भी मैं गोल्डन क्वेश्चन कहूँगा और 3 स्टार दूंगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है आपकी? तो आपका जो जवाब बेतवा को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जो बच्चे बेतवा को चुन रहे थे वे बिल्कुल सही चुन रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है। तो आपको चुनना होगा कौन सा लोकगीत ऐसा है जो दिए गए स्थान है और उनसे संबंधित नहीं है। तो कौन सा लोकगीत है? कजरी वाराणसी, बिरहा कानपुर, होली ब्रज या नौटंकी हाथरस। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा लोकगीत कहाँ से उनके स्थानों से संबंधित नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे लोकगीत से जरूर ही मिलेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो लोकगीत और नृत्य जितने भी होते हैं आपके, उनको ध्यान में रखकर जाना होगा। कजरी वाराणसी से संबंधित आपका हो जाएगा, होली भी आपकी ब्रज से संबंधित है और नौटंकी भी आपकी हाथरस से संबंधित है। तो बिरहा जो है वह आपकी कानपुर से संबंधित नहीं है। तो विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यूपीआरओ और एआरओ 2014 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन है रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन। तो जल्दी से जल्दी सोचिएगा और समझिएगा। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि आपको भी इस क्वेश्चन का जवाब का तो पता होगा ही कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है।
तो लार में आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो बच्चे टाइलिन की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। लार में आपका टाइलिन एंजाइम यानी विकल्प बी जो टाइलिन एंजाइम आपका पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2016 में। ऑप्शन है NO2, N2O5, N2O या NO। तो जब आकाश में आपकी बिजली चमकती है तो उस समय आपकी कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो उस समय आपकी कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो उस समय आपकी NO गैस उत्पन्न होती है। क्या? NOD विकल्प में आपको दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकार नेता विरोधा के समय में ही समीहित शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता के को बाद में फांसी की सजा दी गई? आपसे क्वेश्चन यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजी सरकार जो 1857 की क्रांति का दमन करने में जो भारतीय थे उनमें से 1857 की क्रांति में किस नेता को फांसी की सजा दी गई थी? एसएससी सीजीएल 2000, एसएससी सीएचएल 2016 में पूछ लिया गया है। एनटीपीसी 2011 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो किस नेता को आपको फांसी दे दी गई थी 1857 की क्रांति में? ऑप्शन है बहादुर शाह, द्वितीय जफर को, तात्या टोपे को, कुंवर सिंह को या नाना सदाब। बताइएगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें आपके किस नेता को फांसी की सजा दे दी गई थी? तो किसको दे दी गई थी? तो तात्या टोपे। विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। जो भी बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो अभी तक जिन बच्चों का भी स्कोर टॉप चल रहा है, जिनसे अभी तक 1 या 2 क्वेश्चन मिस हुए हैं, वे बिल्कुल उनका स्कोर अभी तक बिल्कुल अच्छा चल रहा है। जिनसे 2, 4 या 4 क्वेश्चन भी मिस हुए हैं ना, अब लोग 4 से 5 क्वेश्चन भी मिस हुए हैं, जिन्होंने अभी तक 4 से 5 क्वेश्चनों पर कंफ्यूज थे, तो उनका भी स्कोर बहुत अच्छा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें टफ हो गए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या पटना। तो गंगा नदी क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा नदी के जो किनारे सबसे बड़ा शहर है वह कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाता है? तो जो बच्चे कानपुर की ओर जा रहे हैं, विकल्प बी की ओर जा रहे हैं, वे बिल्कुल सही जा रहे हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित जो सबसे बड़ा शहर है वह आपका कानपुर शहर हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिमंडल या उपराष्ट्रपति। तो जो भारतीय राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति आपका कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बात करते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन का पता जरूरी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो अवश्य ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आपके कौन हो जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुलाम बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेशन भोगी रहा? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा बादशाह है जो पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा था और बाद में मराठाओं का कैदी रहा? यूपी जो आपका आरओ और एआरओ का क्वेश्चन है में पूछ लिया गया है और बीपीएससी 2009 में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, आलम शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या अकबर शाह द्वितीय। तो बताइएगा कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह रहा है जो अंग्रेजों का भी कैदी रहा और जो आपके मराठा थे उनका भी पेंशन भोगी रहा? तो कौन सा हो जाएगा ऐसा? तो आपका सही जवाब हो जाता है इसमें शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय, यानी विकल्प बी आपका सही जवाब होगा।
तो जो भी बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है साहित्य में, वास्तुकला में, धर्म में या कला में। कुषाण काल में, कुषाण काल में जो सबसे अधिक आपका विकास हुआ था वह किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में आपका सबसे ज्यादा विकास हुआ था। किसमें? कुषाण काल में। तो विकल्प भी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा समझिएगा। असम में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह आपका भारत के कौन से राज्य में है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। मैं मानता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को सोच लिया होगा कि उत्तर प्रदेश जो भारत का में जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वह कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है राजस्थान में स्थित है। इसमें जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वह आपका राजस्थान में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विधानसभा की सदस्यता लेने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 18 वर्ष। तो कितने वर्ष होनी चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वह आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? वह आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं गोल्डन पिंसर कहने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपको सीधे ही ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्याख्या की गई है? CGL को 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 32 में या अनुच्छेद 29 में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्याख्या की है? तो किस में की गई है बताइएगा। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में आपका क्या है? अल्पसंख्यकों के जो हित होते हैं उनके सर्वे बारे में क्या की गई है? व्याख्या की गई है। तो अनुच्छेद 29 यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। और बात करते हैं आर्टिकल 32 की। तो आर्टिकल 32 आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? तो भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को कहा गया? तो किस अनुच्छेद को कहा गया था? तो अनुच्छेद 32 को ही कहा गया था। बात कर लें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 5 प्रकार की रीटों का विवरण है? तो भारतीय संविधान की जो 5 प्रकार की रीटों का विवरण किस में है? तो वह भी आपका आर्टिकल 32 ही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? जो हिमालय की ऊंची चोटी है कंचनजंगा वह आपकी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम पर, हिमालय में, जम्मू कश्मीर में या नेपाल हिमालय पर। तो जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा वह आपकी कहाँ पर स्थित है? तो वह आपकी सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम को यानी विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो सिक्किम आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन कर दिया गया था? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसको हम पहले किस नाम से जानते थे? तो उसको हम पहले किस नाम से जानते थे? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जानते थे। जिसकी स्थापना किसने की थी? तो 1898 में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन तो यहाँ से मैंने बता ही दिया, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था
कि जो 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज था उसकी स्थापना किसने की थी? तो यह क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया कि एनी बेसेंट ने की थी। तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो हिंदू यूनिवर्सिटी थी उसका नाम कब पड़ा? तो कब पड़ा था? तो 1916 में उसका नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पड़ा था। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्य हो जाएगा जहाँ पर जो आलू का उत्पादन होता है वह सर्वाधिक होता है। तो कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में ही आपका सर्वाधिक क्या होता है? आलू का उत्पादन होता है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में जो रामपुर वाला क्षेत्र है आपका, रामपुर बरेली वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि कैगा कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में या राजस्थान में। तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो वह आपका कर्नाटक में स्थित है। तो जो बच्चे विकल्प बी यानी कर्नाटक की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। कर्नाटक को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को या लैटराइट मिट्टी को। तो ऐसी कौन सी मिट्टी को हम ऐसा कह सकते हैं कि उस मिट्टी की जो जुताई होती है वह अपने आप ही होती रहती है? तो किस मिट्टी को कह सकते हैं? तो ऐसे हम काली मिट्टी को कह सकते हैं। तो काली मिट्टी विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। काली मिट्टी को हम कह सकते हैं कि उसकी जुताई अपने आप ही होती रहती है। आपका अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है जहांगीर ने, वीर सिंह बंदेला ने, शाहजहां ने या हुमायूं ने। तो अबू फजल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें अधिकतर बच्चों ने क्या चुना होगा? जहांगीर को चुना होगा, शाहजहां को चुना होगा और हुमायूं को चुना होगा। जो कि आपने जिन्होंने भी इन तीनों विकल्प को चुना है वह बिल्कुल गलत चुना है। तो जो अबू फजल था उसकी हत्या आपकी वीर सिंह ने की थी। किसने? वीर सिंह बंदेला ने की थी। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे और आप वीडियो के अंत में हो चुका है। और आप यह बताना ना भूलिएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, क्या आपका स्कोर क्या रहा था, आपने कितने क्वेश्चनों का जवाब ठीक दिया है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप भी फ्री में टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस पर हम 20 से 25 MCQs आपके जीके जीएस के और लगभग हिंदी के भी जीके जो हिंदी के MCQs होते हैं उनको भी कवर कराते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।